हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का अकॉर्डिंग सिलेबस आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हमने पब्लिक सेक्टर बैंक को कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इसमें हम समझेंगे कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, यह कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, इसमें हमने लिखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। एक प्राइवेट बैंक बनाने के लिए फिलहाल कितने रुपए की जरूरत होती है, कौन सा बैंक कब बना है और बैंकों के हेडक्वार्टर्स कहां हैं। हम खासकर की बात करेंगे उन बैंकों के बारे में जो प्राइवेट है, ठीक है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बारे में हमने पता कर ही लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक हैं, उनके बारे में बात कर ली थी। कब बैंक कौन सा बना ये भी बता दिया था, उनका हेडक्वार्टर कहां है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। हम बाकी हम जो चल रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं और इन्हें बनाने के लिए कितने रुपए की जरूरत होती है। ये सब बातें इसमें हम समझने वाले हैं। लास्ट तक हम सारी चीजें यहां पर समझा देंगे। और बहुत ही जरूरी बैंक जैसे कि आपने जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका हेडक्वार्टर हो, इनके सीईओ हो, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा, लास्ट तक आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी 99% तक है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं आपको अच्छे से बताने के लिए। अगर सबसे पहले ये जाने कि लाइसेंस प्रोसेस टू ओपन अ प्राइवेट बैंक, एक प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई चीज प्राइवेट और पब्लिक कब कहलाती है, पब्लिक कब कहलाएगी और कब प्राइवेट कहलाएगी, इस बात को हम बता दें दोबारा से। हालांकि पुराने लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो तब होती है जब अगर गवर्नमेंट उसके कम से कम 51% शेयर खरीद लेती है, या तो 100%, नहीं तो कम से कम 51% शेयर खरीदेगी, तभी वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 12 हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक है, केनरा बैंक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब उन सभी बैंकों में 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का शेयर होगा। हमने ये कतई नहीं कहा कि उसमें मतलब यही होना चाहिए कि 100%, नहीं, 51% से ज्यादा होगा वो सरकारी बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएंगे। और जब कभी भी किसी बैंक में 51% से शेयर या तो गवर्नमेंट का कम होगा या फिर होगा ही नहीं, तो ऐसे में वह बैंक क्या बन जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक बन जाते हैं। यहां पर कम होना जरूरी है, यहां पर बराबर या इससे ज्यादा होना जरूरी है। आई होप आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझते हैं कि लाइसेंस क्या होता है। लाइसेंस दरअसल कोई भी बैंक यदि बनना चाहती है तो इसके लिए वह आरबीआई में अप्लाई करती है। कोई भी बैंक आरबीआई में अप्लाई करता है और उसके बाद उसे लाइसेंस जो मिलता है वो आरबीआई ही देता है। लेकिन उससे पहले कुछ एलिजिबिलिटीज की आवश्यकता होती है कि कोई अगर बैंक बनाना चाहता है तो क्या क्या चाहिए उसको। पहला कि इसे जो लाइसेंस मिलेगा वो मिलेगा, जस्ट ए मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं जो हमने अभी आपको बताया, इरेजर लेकर के इसको डिलीट कर देते हैं, फिर आपको चीजें आगे बताते हैं। हाँ जी, अगर कोई बैंक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो लाइसेंस मिलेगा वो किस एक्ट के तहत मिलेगा ये जानते हैं। तो एक्ट हमारा जो इसमें होता है वो है हमारा एक्ट आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए बड़ा जरूरी है ये एक्ट, इसकी धारा है 22, धारा 22। आपको धारा समझा देते हैं क्या। जैसे कोई भी एक्ट होता है, हमने कोई एक्ट बनाया, इस एक्ट में हमने लिखा पॉइंट नंबर 1 कि ऐसे होगा, ये टर्म कंडीशन नंबर 1। टर्म कंडीशन नंबर 2 कि ऐसे भी होगा। यानी बहुत सारी बातें इसमें 1 2 3 करके जो लिखी जाती हैं 4 5, ये दरअसल यही जो पॉइंट्स नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, इन सभी को हम धारा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये एक्ट है एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बड़ा जरूरी एक्ट है और ये बनता है 1949 में। दरअसल ये इतना जरूरी एक एक्ट है कि जो आरबीआई है उसे पावर जो मिलती है वो दरअसल इसी के
थ्रू पावर मिलती है। इसीलिए कभी कभी इसको कहा जाता है, एग्जाम में भी पूछता है कि कौन सा एक्ट भारतीय बैंकिंग का संविधान कहा जाता है, तो दरअसल इसी को जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 इसी को कहा जाता है। आप जानते हैं कि सरकारी बैंक नहीं था आरबीआई शुरुआत में, और इसे भी सरकारी बनाया जाता है 1 जनवरी 1949, और उसी समय पर एक्ट बना करके उसे पावर दे दी जाती है बाकी सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए और बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये इसमें पावर दी जाती है। आपको समझ में आ गया? इसी में ये 22 नंबर का जो पॉइंट है इसी में लिखा हुआ है 22 नंबर पॉइंट में कि कोई भी प्राइवेट बैंक यदि बनना चाहता है तो इसे लाइसेंस देगा हमारा आरबीआई, ऐसी बात इसमें लिखी है। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत हमें क्या मिलता है कि आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, यह हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर बात करें कि भाई कितने रुपए की जरूरत होती है एक बैंक बनाने के लिए, तो हमें बैंक बनाने के लिए आवश्यकता होती है 1000 करोड़ रुपए की। ये आपका टर्म नंबर 1 है कि 1000 रुपए चाहिए हमें बैंक बनाने के लिए। 2021 से पहले यह पैसे जो हैं वो 500 करोड़ रुपए थे, लेकिन अब निर्मला सीतारमण के समय पर इसको बढ़ा दिया गया और यहां पर अब 1000 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल कर दी है, तभी ये बैंक बन पाएगा। साथ में इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी बैंक यदि बनना चाहता है तो उसे 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस? कि वह पहले से फाइनेंशियल सेक्टर में कोई काम कर रहा हो, जैसे लोन प्रोवाइड कराने का काम कर रहा हो, गोल्ड लोन दे रहा हो, ऐसे। जैसे आपने सुना कि एक बैंक है जैसे मुथूट फाइनेंसर है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंसर है, इस तरीके से बहुत सारे फाइनेंसर अभी आपको लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। लेकिन जब ये 15 साल काम इसको कर लेंगे तो जरूर बैंक बनना चाहेंगे और अप्लाई करेंगे आरबीआई। तो ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए। हम यहां पर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक जो कंपनी है, वो कंपनी इस काम को करती हो फाइनेंशियल सेक्टर को, वही अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ऐसे में तो कोई जॉब कर रहा है अगर व्यक्ति, अगर वो जॉब करते करते 15 साल हो जाते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। दरअसल वो फर्म जो है उसका एक्सपीरियंस चाहिए 15 साल का। जब भी बैंक खुलेगा तो दरअसल इस बैंक के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन और बताई गई हैं कि भाई आप प्राइवेट बैंक यदि खोलेंगे तो आप तो उन लोगों को पैसा देना चाहेंगे जो लोग अमीर हैं, और प्राइवेट लोग यही काम करते हैं भाई। निजी व्यक्ति, निजी कंपनी केवल और केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और कोई भी बैंक यदि प्राइवेट है तो वो तो ये चाहेगी कि हम जितना भी लोन देंगे वो केवल और केवल उन लोगों को लोन देंगे जहां से वापस आ सके। और ऐसे में ये सभी बैंकें अमीरों को पैसा उधार दे देंगे, क्योंकि अमीरों से पैसा वापस आने की उम्मीद होती है, गरीब को कोई पैसा नहीं देता है। ऐसे में गरीब व्यक्ति या एग्रीकल्चर का व्यक्ति या और हमारे जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ये सब वीकर सेक्शन है, एजुकेशन है, ऐसे में तो इनको लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक तो चाहेगा कि वो प्रॉफिट के लिए काम करता है तो केवल और केवल अमीरों को पैसा देता रहे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट बैंकों पर एक बर्डन डाला हुआ है कि नहीं साहब, आप जितना भी पैसा बांटेंगे, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए बांट रहे हैं तो 100 रुपए में से 40 रुपए आपको पीएसएल में देना होगा। पीएसएल का मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, याद रखेंगे कि 40% आपको पीएसएल में देना है। अब आपके लिए नया टास्क है कि भाई पीएसएल क्या होता है, तो आपको बता दें पीएसएल का मतलब वो क्षेत्र जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमारे देश में अगर एग्रीकल्चर ही डंप हो जाएगा तो बेकार है सब कुछ, अमीरों का कोई काम नहीं है, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर भी किसका पार्ट है? ये हमारा कृषि जो है वो किसका पार्ट है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है। इसी तरीके से वीकर सेक्शन भी किसका पार्ट है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है। इसी प्रकार आप देखें एजुकेशन है, इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी प्रकार आपका एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये भी आपका इसी का पार्ट है। यदि आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि भाई ये एमएसएमई क्या है, इंफ्रा क्या है, वीकर सेक्शन क्या है, तो इनके बारे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, आगे चल करके हम इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। और हमारा एक चैप्टर ये भी रहेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि इसमें भी किसको कितना देना है, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे आगे। फिलहाल हमने बता दिया है कि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने सभी बैंकों के ऊपर एक बर्डन डाला हुआ है कि जो भी पैसा आप बांटेंगे इसमें से 40% आपको एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और वीकर सेक्शन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें देना ही होगा। और जरूरी है, अगर ये नहीं करते हैं तो ऐसे में उस पर फाइन लगाया जाएगा।
और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये टारगेट देकर के बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो एग्रीकल्चर में लोन मिलता ही नहीं, एमएसएमई में लोन मिलता ही नहीं, जो कि बहुत जरूरी सेक्टर्स हैं। आपको समझ में आ गया? थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में कि दरअसल पैसा बढ़ता कैसे है। मान लेते हैं कि किसी बैंक का जो टर्नओवर है वो 150 करोड़ रुपए है। फॉर एग्जांपल रिवेन्यू मान लेते हैं, कि 150 करोड़ रुपए का है रिवेन्यू। अब क्या बताइए आप, ये रिवेन्यू को ही बांट देगा लोन के रूप में? नहीं, रिवेन्यू में से ये घटाएगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब किराया देता होगा, जिस बिल्डिंग में एम्प्लॉइज को सैलरी भी देगा, उस सबको घटाने के बाद जो बचेगा इस पैसे को वो लोन के रूप में बांटता है। और ऐसा ही होता है, आप जानते हैं बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। तो 150 करोड़ रुपए में से यदि हम यहां पर 50 करोड़ रुपए घटा दें तो बचेगा कितना? 100। यानी हमने 150 को माना रिवेन्यू, यानी इसका इतना रिवेन्यू आया, इसमें से हमने मान लिया कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस कर दिया है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है, जैसे बिल्डिंग का बिल होगा, बिजली का बिल है, बिल्डिंग का किराया है, लोगों की कर्मचारियों की नौकरी है, सैलरी है, इसमें से जब माइनस कर देंगे तो हमारा 100 बचेगा। यही पैसा लोन के रूप में बांटा जा सकता है और इस पैसे को कहा जाता है एएनबीसी। एएनबीसी का मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। घबराइएगा नहीं, आगे चल करके फिर से डिस्कस करेंगे, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझिए कि रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारा एएनबीसी आता है। इसी एएनबीसी को कोई भी बैंक लोन के रूप में बांटता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा एक तो लोन देना है पीएसएल सेक्टर में, ये हमारा यहां पर लिमिट डाली हुई है। इसके अलावा डाला है कि कोई भी प्राइवेट बैंक यदि खुलता है तो वो तो चाहेगा ऐसी जगह पर खुले जहां पर पॉश इलाका हो, बहुत महंगा इलाका हो, या फिर ऐसा इलाका जहां पर अमीर लोग रहते हो, शहरी क्षेत्र हो। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो खोलेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना पैसा आता है कलेक्शन में, इसीलिए यहां पर या ब्रांचेस के लिए भी बर्डन डाला हुआ है कि भाई जितनी भी ब्रांच आप खोलेंगे उसमें से 25% यानी 1/4 बैंक जो होंगी वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में खोलनी होगी। तो यहां पर ये भी बर्डन याद रखिएगा। पीएसएल का 40% याद रखिएगा और 1000 का कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पीएसएल, इस पे स्टार लगा लेना भाई, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं, यहां पर हमने जो आपको सेक्शन 22 बताया ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहां पर बैंकों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे और वो 2 भाग क्या है? एक है हमारा ओल्ड प्राइवेट बैंक और एक है हमारा न्यू प्राइवेट बैंक। दोनों में क्या फर्क है? दरअसल ये पढ़ने के लिए है, एक्चुअल में इससे कोई ज्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएं। ओल्ड प्राइवेट बैंक उनको कहा जाता है जो 1991 के एलपीजी मॉडल से पहले की बनी हुई है। एलपीजी मॉडल के बारे में पूरी तरीके से हमने कुछ लेक्चर्स पहले ही डिस्कस किया है कि एलपीजी मॉडल से फायदा क्या हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल। इस एलपीजी मॉडल के बाद बहुत सारी जो बैंकें बनी हैं, इन सबको हम न्यू प्राइवेट बैंक कहते हैं। जो बैंकें 1991 के बाद बनाई गई हैं वो न्यू प्राइवेट बैंक हैं, और जो कि इससे पहले बनी हैं वो आपकी ओल्ड प्राइवेट बैंक है। इनमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो न्यू प्राइवेट बैंक से पूछे जाते हैं, बट पहले हम ओल्ड प्राइवेट बैंकों को पढ़ेंगे, उसके बाद न्यू प्राइवेट बैंक पढ़ेंगे। तो भागना नहीं है आपको कि नहीं साहब ये जरूरी नहीं है, 1 नंबर का या एक क्वेश्चन भी आता है तो एक नंबर से ही तो आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले हम यहां पर पढ़ते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक, जो कि एलपीजी मॉडल से पहले बनाई गई। तो ऐसे में प्राइवेट बैंकों के हेडक्वार्टर्स और उन बैंकों को कब बनाया गया, ये सब बारी बारी से यहां पर हम नोट करते चलेंगे। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर नोट कर रहे हैं तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, नोट करना सबसे बेस्ट है। अगर आप फिर भी नोट नहीं कर रहे, आलसी हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंकों में कौन कौन से बैंक। सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक 1904 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर है तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक जो है 1916 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु में। दोनों का हेडक्वार्टर याद रखेंगे। सिटी यूनियन बैंक 1904 में बनाया गया है, करूर वैश्य बैंक 1916 में बनाया गया है। इसके बाद कैथोलिक सीरियन बैंक, जो कैथोलिक सीरियन बैंक है ये 1920 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में। त्रिशूर, केरला में 1920 में बना है। इसके बाद तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसको हम टीएमबी कहते हैं, 1921 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर है
थुथुकुडी जगह का नाम है और तमिलनाडु में ये जगह पड़ती है। इसके बाद देखिए नैनीताल बैंक 1922 में। देखिए पहले जो नाम आपको देख रहे हैं, जैसे सिटी यूनियन बैंक है, नॉर्मल सा नाम है, करूर वैश्य बैंक हो, कैथोलिक सीरियन हो, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हो, ये नाम आपको अजीब लग रहे हैं। तो लगने का कारण यह है कि ये दक्षिण भारत के बैंक है, इसी वजह से आपको अजीब लग रहे हैं और आपने शायद सुने भी नहीं होंगे। लेकिन नैनीताल बैंक उत्तराखंड का बैंक है, 1922 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर नैनीताल उत्तराखंड में है, ये बात आपने सुना होगा। कर्नाटका बैंक 1924 में। देखिए हमने सब कुछ सीरीज से लगाया है, तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए रिवीजन करने के लिए। कर्नाटका बैंक 1924 में बनाया गया। और अगर आपको रिवीजन करने में तकलीफ होती है तो इसी लेक्चर को फिर से आप 2x या 1.5x करके दोबारा से देख लेना, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको कहीं पर स्क्रीनशॉट लेके रखिए और स्क्रॉल करके इसको फटाफट से रिवाइज कर लिया करिए, ठीक है। रिवाइज करने के लिए आप कोशिश करिए कि एक दिन ऐसा बनाइए कि 7 दिन में 6 दिन में जितना भी पढ़ रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक, उसके बाद एक दिन केवल आपका रिवीजन का रहेगा, उसमें नया कुछ मत पढ़िए। जैसे संडे है, संडे का दिन रिवीजन का रखिए। बाकी आप समझदार हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसा करता रहिए। आगे कर्नाटका बैंक 1924 में है और ये मैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक 1926 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है लक्ष्मी विलास बैंक का। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें नेक्स्ट बैंक जानना है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी जो है 1930 में बना है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। फेडरल बैंक 1931 में बना है और कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। और इसे पहले जो है एक त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल इसे फेडरल बैंक 1931 के उससे जाना जाता है। इसे अभी कुछ ही समय पहले 7-8 महीने पहले एक अवार्ड भी मिला है, अच्छे बैंक का, बेस्ट बैंक का अवार्ड भी मिला था। तो याद रखेंगे 1931 में ये बैंक बना था, फेडरल बैंक, जो कि पहले त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से जाना जाता था। कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक J&K बैंक 1938 में बनाया गया है और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीएल बैंक बड़ा सुना होगा, बड़ा ही फेमस बैंक है, 1943 में बनता है और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। आगे ये है आपका आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर तो आप स्टार लगाइएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है भाई। आप याद रखेंगे आईडीबीआई बैंक 1964 में बना है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ज्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होते हैं, ज्यादातर के। कि अगर आपको सवाल मान लीजिए आ ही नहीं रहा है और आपको फिर भी तुक्का लगाना है, वैसे तुक्का लगाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तुक्का ही लगाना है, एग्जाम में आपको सवाल आता नहीं है, तो ऐसे में आप मुंबई लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो सवाल आपका सही हो जाए। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि सारी चीजें याद हो जाए, ऐसा ना हो कि आपको तुक्का लगाना पड़े, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसके बाद भी बहुत सारा अभी है, अभी हम न्यू प्राइवेट बैंक बाकी बचे हैं उनको भी पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे लेक्चर्स के जो नए लेक्चर्स होंगे वो अपलोड जैसे ही होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या फिर आप किसी अन्य ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से आप अगर इस पे सब्सक्राइब बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाएंगे। एग्जाम में कंफर्म यहां से बाहर सवाल नहीं जाने देंगे, ये कोशिश हमारी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर हम करंट अफेयर चलाते हैं, डेली करंट अफेयर क्विज के माध्यम से करवाया जाता है, 5 मिनट में सारा करंट अफेयर हो जाता है। इसमें आप @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च कर लीजिएगा, यही हमारा लोगो मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आने वाले समय में हम यहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो पीडीएफ कलेक्शन के लिए हमारा वही एक प्लेटफॉर्म रहेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, हमारा ये चैनल। और बाकी आप इन जगहों पर भी, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं कि न्यू प्राइवेट बैंक्स में कौन कौन से बैंक कब बने। आप जानते हैं कि भारत में एलपीजी मॉडल लाया गया। एलपीजी मॉडल्स के बाद इतने सारे बैंक बने और इतने बैंक अच्छे बने हैं वो कि एसबीआई की टक्कर का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, इसी एलपीजी मॉडल के बाद बना। एचडीएफसी बैंक सबसे बेहतरीन दूसरे नंबर का बैंक है, वो भी आपका इसी एलपीजी मॉडल के बाद ही बना है। चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे कोई और बैंक हो, ये सब बैंक आपके बाद में ही बने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में बना है, हालांकि उसकी स्थापना 1985 में होती है, वो अभी हम आगे समझाएंगे आपको।
ठीक है। आप जानते हैं यस बैंक भी ठीक ठाक चल रहा है। यस बैंक भी आपका इसी एलपीजी मॉडल के बाद बनाया जाता है। पहले यहां पर समझते हैं कि एक्सिस बैंक कब बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। 1993 में एक्सिस बैंक बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। टैगलाइंस भी एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिन लोगों का इंटरव्यू होता है, वैसे इंटरव्यू तो आपका तभी होगा ना जब आप मेंस क्लियर कर रहेंगे, तो जिन लोगों का इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में बैंकिंग के में खासकर टैगलाइंस पूछी जाती हैं। याद रखेंगे एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है बढ़ती का नाम जिंदगी, सॉरी हेडक्वार्टर मुंबई में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसके सीईओ की बात करें तो अभी फिलहाल करंट इसके सीईओ हमने अपडेटेड आपको दिए हैं, श्री अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। याद रखिएगा 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना होती है। इसके बाद अगला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, सबसे बेहतरीन बैंक है प्राइवेट सेक्टर का आईसीआईसीआई बैंक। इसकी एस्टैब्लिशमेंट अगर देखें तो आपका एस्टैब्लिश होता है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, ज्यादातर का मुंबई में, वैसा हम आपको बता चुके हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ये आपका टैगलाइन है। और यहां पर सीईओ रहेंगे जो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है, बनाया गया है 1994 में। आगे देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1994 में है। इधर अभी आपने जो अभी ये बैंक पढ़ा है वो भी 1994 में है, दोनों का याद रखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, दोनों ही 1994 के हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन यहां पर याद रखेंगे वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसका आपका टैगलाइन है। सीईओ अगर देखें तो शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं, सीईओ याद रखेंगे। बाकी स्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टैगलाइन कभी कभार टैगलाइन पूछता है, मैंने अक्सर देखा है कि एग्जाम्स में टैगलाइन भी पूछे जाते हैं। बाकी इंटरव्यू में बहुत जरूरी होता है टैगलाइन, याद रखेंगे। सीईओ करंट अफेयर के लिए जरूरी होता है। चेंज अगर होता है, आप आज वीडियो देख रहे हैं, आज लेक्चर समझ रहे हैं, लेकिन अगर बाद में कभी भी आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो सीईओ वगैरह देख करके जाएं, वहां पर आपको अपडेट करके जाना है। हो सकता है उसके बाद जब आप एग्जाम हो आपका तो ये बदल चुके हो, इसीलिए फिलहाल हमने आज तक का अपडेटेड दिया है। आगे देखते हैं इंडोसिंड बैंक। इंडोसिंड बैंक भी 1994 में बनाया जाता है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, इसका आपका टैगलाइन है। श्री सुमंत कठपालिया इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, श्री सुमंत कठपालिया। ओके, आगे बढ़ते हैं और बैंक देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पर बड़ा जरूरी है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जानने के लिए, क्योंकि एग्जाम में यहां पर एक ट्विस्ट देकर के क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन क्या था कि इसकी स्थापना कब हुई, और इसकी स्थापना जो हुई है वो किताबों में आपको मिलेगा 2003, लेकिन आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो होती है वो 1985 में होती है। पहले ये फाइनेंसर के रूप में काम करता है, जैसा कि हमने बताया कि फाइनेंस का एक्सपीरियंस चाहिए 15 साल का, वैसे ही ये बैंक नहीं था शुरुआत में और केवल फाइनेंस बांटने का यानी पैसा लोन देने का काम करता था, फाइनेंसर था। लेकिन इसने फिर एलिजिबिलिटी को देखते हुए अप्लाई किया और 2003 में इसे लाइसेंस मिला। इसीलिए कहता है एग्जाम में कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई 2003। अगर 2003 ऑप्शन में है तो राइट आंसर है, कोई इशू नहीं है आपके साथ। लेकिन कभी कभार वो 2003 को ऑप्शन में देता ही नहीं है और वहां पर ऑप्शन दे देता है 1985, तो वो कहता है कोटक महिंद्रा की स्थापना हुई और ऑप्शन दे देगा 1985। तो आपको याद रखना है 1985 में इसकी स्थापना है, बट बैंक बना है 2003। हेडक्वार्टर आपका मुंबई है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। और अशोक वासवानी इसके सीईओ हैं। अभी कुछ ही समय पहले उदय कोटक इसके सीईओ थे और वो फाउंडर भी हैं, बट अब फिलहाल वो नहीं है। इस समय पर अशोक वासवानी इसके सीईओ हैं, फाउंडर आपके उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है कोटक जो है, जो कोटक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके अलावा टेक महिंद्रा है, ये सब एक ही है, ये मान के चलिए। यहाँ पर बैंक के बारे में बात कर रहे हैं हम। यस बैंक के बारे में बता दें, कुछ ही समय पहले यस बैंक की स्थिति खराब थी बट इस समय सही है। स्टैब्लिश हुई है 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज इसका आपका टैगलाइन है। श्री प्रशांत कुमार इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके श्री प्रशांत कुमार। यस बैंक, यस बैंक अच्छा बैंक है, कोई इशू नहीं है। पहले इसके साथ इशू था लेकिन आज कोई इशू नहीं है। फिलहाल एसबीआई ने बहुत सारे इसके शेयर अपने खरीद लिए हैं, एसबीआई ने टेक ओवर कर रखा है। टेक ओवर का मींस शेयर खरीद लिए हैं।
तब से इसकी स्थिति ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2004 में ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक बड़ा नया बैंक है, आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछता है। बैंक बंधन बैंक कब बनाया गया है? 2015 का है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां पर मुंबई नहीं है, इसी वजह से एग्जामिनर मुंबई वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, यहां पर पूछेगा आपसे कोलकाता का हेडक्वार्टर, क्योंकि वो भी जानता है ज्यादातर स्टूडेंट ये मुंबई लगाएंगे, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि तुक्के से बचना है। लेकिन फिर भी तुक्के में अगर कोई बैंक आपका मुंबई वाला मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज याद रखेंगे बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? कलकत्ता। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। ये किसका है? बंधन बैंक। और इसके सीईओ याद रखेंगे चंद्रशेखर घोष इसके सीईओ हैं, चंद्रशेखर घोष इसके सीईओ हैं। हमने यहां पर लोगो भी लिए हैं, आप बैंक अगर जानते होंगे तो बैंक पहचान रहे होंगे कौन सा बैंक है। एक बैंक और याद रखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश 2015 में, हेडक्वार्टर मुंबई, और टैगलाइन है बैंक आपकी मुट्ठी में। याद रखेंगे बैंक आपकी मुट्ठी में इसका टैगलाइन है, और सीईओ है इसके वी विद्यानंदन। वी विद्यानंदन इसके हेड वो है आपके सीईओ हैं। याद रखेंगे स्टैब्लिशमेंट 2015 में हुआ है। ठीक है, यहां पर हमने ओल्ड प्राइवेट बैंक और न्यू प्राइवेट बैंक सभी के हेडक्वार्टर्स, कैसे बैंक बनता है, कौन सा लिमिट्स उसके ऊपर होती हैं, जैसे कि पीएसएल लिमिट है, इसके अलावा ब्रांचेस के ऊपर उसका बर्डन होता है, ये सब बातें यहां पर हमने डिस्कस कर ली हैं। नई सारी बैंक हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको जवाब दे देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी आपका क्वेरी है, जो आपका प्रश्न है, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।